हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स फर्स्ट चल रही है, जिसका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने 3 लेक्चर ले लिए हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर है ये चौथा लेक्चर है। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि यानी कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। यानी कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था यानी कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, और यहाँ पर उसके गुण के बारे में भी मैंने बताया था। और बताया था मैंने आपको यहाँ पर कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है नी, कितना वैद्युत क्षेत्र होता है किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर। ठीक है नी, और यहाँ पर हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इन दोनों के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आज का वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। ठीक है, आज का वीडियो छोटा सा ही रहेगा। ठीक, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि क्लास 12 फिजिक्स न्यू सेशन 2026-27। कहने का मतलब ये है कि हमने 2026 से स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं और 27 तक इस पूरी फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे विद न्यूमेरिकल के। ठीक है, ये लेक्चर नंबर हमारा चौथा है, यानी कि हम फर्स्ट बुक लेके चल रहे हैं जिसका चैप्टर पहला है, उसी का ये चौथा लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था यानी कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, देखिए ये वीडियो जो है वो ज्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि मेरी तबीयत अभी कैसी है, खराब है। ठीक है, थोड़ा सा बुखार भी है, इसलिए ये वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा ही वीडियो में हम इसको समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे यानी कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र के बारे में और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैंने एक व्यंजक आपको बताया था, परिभाषा भी दी थी और उसका फॉर्मूला भी बताया था। मैंने क्या बताया था, E बराबर F/Q0, ये तो बताया था मैंने। ठीक है, तो इसका मात्रक विमा वगैरह सारा कुछ मैंने बता दिया था। इसका हम प्रयोग करेंगे क्योंकि अगला जो टॉपिक है हमारा, थोड़ा सा देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये पहला डेरिवेशन इसका है। वैसे तो कूलॉम का नियम अगर यहाँ पे देखेंगे तो कोई डेरिवेशन नहीं, वो नियम है, परंतु अगर यहाँ पर हम देखेंगे अब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये जो है आपका पहला डेरिवेशन इस चैप्टर का पहला ही है। ठीक है नी, तो इसको हम ध्यान पूर्वक से पढ़ेंगे, ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, छोटा सा ही है, छोटा सा डेरिवेशन है। ठीक है, तो देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए हेडिंग लगा लेंगे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए स्टूडेंट, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटे से डायग्राम से समझेंगे, उसके बाद आगे तरफ हम थोड़ा सा डेरिवेशन इसका करेंगे। कोई ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, 2 स्टेप का डेरिवेशन है। अब देखिए वहां पर हमने पढ़ लिया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था, तो वहां फॉर्मूला पढ़ा था हमने, E बराबर F/Q0 भी पढ़ लिया है। और हमने बल के बारे में भी पढ़ लिया है। किसके बारे में, बल के बारे में पढ़ लिया है। क्या होता है फॉर्मूला, कूलॉम के नियम से हमने देखा है। क्या पढ़ा है बताइए, हमने पढ़ा है कूलॉम के नियम से, यानी कि F बराबर जो होता है वो K/Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है। K की वैल्यू क्या होती है, यानी कि K का अगर मान रखते हैं तो 1/4πε0 रखते हैं और Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर हो जाता है। मात्र क्या होता है इसका, न्यूटन होता है। तो हमें बल भी पता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है, परंतु यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण कभी कभी आपको बोर्ड में ऐसे भी पूछ सकता है कि यानी एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप इस वाली हेडिंग को भी नोट कर लेंगे, यानी कि एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यही डेरिवेशन सेम होता है, क्लियर, वही होता है, बस थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज को वो बदल देता है। ठीक है, समझिए यहाँ पर होता क्या है, एक बिंदु आवेश की बात कर रहा है, बिंदु आवेश के कारण। तो एक बिंदु आवेश हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये देखिए आपका भाई, ये है आपका बिंदु आवेश, ये हमने ले लिया बिंदु आवेश, क्लियर। इस बिंदु आवेश के कारण भाई वैद्युत क्षेत्र होगा, तो उसकी बल रेखाएं इससे बाहर निकलेंगी इस प्रकार से, ऐसे करके यहाँ से बल रेखाएं जो हुई बाहर कब निकलेंगी। यहाँ पर हमने केवल एक ही रेखा दिखाई है, इसको हम ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं भाई, ई से दिखाते हैं, आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। तो ये है बिंदु आवेश
और इसके कारण हमें किसी भी पॉइंट पर यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। तो उसके लिए करना क्या होगा, इस जो आपका जो आवेश दिया है, ये आवेश से प्लस क्यू आवेश से कुछ दूरी पर हम एक बिंदु मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि मैंने एक बिंदु मान लिया, यहां पर ये बिंदु माना है और इस बिंदु को हमने पी नाम दिया। क्लियर? इसी विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने एक बिंदु मान लिया पी। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने एक रेखा खींची है, बहुत सारी रेखाएं होती हैं, आप किधर भी पॉइंट ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सीधा ही होना चाहिए। ठीक है, बस कितनी दूरी पर है यहां से, ठीक है, कितनी दूरी पर है, तो इसे मान लेंगे कि आर दूरी पर हमने ये पॉइंट लिया है। क्लियर? आर दूरी पर ये पॉइंट हमने लिया है। अब इस आवेश के कारण इस बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा एक बात बताइए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या कहता है? E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। पढ़ा है हमने इससे पिछले वाले वीडियो में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला जो फोर्स होता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो भाई ये इसका वैद्युत क्षेत्र है। अब यहां पर हमें कोई एक आवेश लेना होगा ताकि हम पता कर सकें कि इसके द्वारा कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तभी तो निकाल पाएंगे। तो यहीं पर हम मान लेंगे एक परीक्षण आवेश जिसको हम नाम देंगे क्यू नॉट। अब तो क्यू नॉट क्यों बोलते हैं? एक परीक्षण आवेश छोटा सा आवेश होता है, छोटा सा आवेश होता है, बड़े आवेश को हम यहाँ पर नहीं ला सकते। ठीक है, बहुत छोटा आवेश होता है, इसे बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्लियर? तो अब देखिए, अब कोई कंडीशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, आर दूरी पर ये दो आवेश रखे हुए हैं, तो इनके बीच में बल लगेगा, लगेगा बल लगेगा भाई। तो यहां सबसे पहले हम कूलॉम का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कूलॉम का नियम। तो देखिए अब इसकी थ्योरी किस प्रकार से लिखोगे, तो चलिए थ्योरी लिखेंगे माना प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P लिया है, एक बिंदु P लिया है, P लिया है, ठीक है, जिस पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। ये थ्योरी में थोड़ा सा आपको लिख देना है कि यानी कि आपका जो प्लस क्यू आवेश है इससे कुछ आर दूरी पर हमने एक बिंदु पी लिया है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जिस पर प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है ना, क्योंकि इसी कारण तो निकालनी कितना होगा यहाँ पर, तो वो हमें करना है। तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब मानेंगे क्या, यदि हम यहां मान लेते हैं यदि बिंदु P पर, कहां पर भाई, बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट लिया गया हो, ठीक है, यानी कि परीक्षण आवेश लिया गया है, ठीक। हमने यहां पर ये मान लिया भैया, क्योंकि यहां पे हमने अपनी तरफ से लिया है ये, ठीक है, क्यू नॉट को। अब देखिए जब ये क्यू नॉट है, अब सेम है भाई, ये भी प्लस का ही है, ये भी प्लस का है, तो भाई यहां पर एक फोर्स लगेगा इनके बीच में, आर दूरी पर है, तो हम यहां पर देखेंगे परीक्षण आवेश पर लगने वाला फोर्स यानी बल, ठीक है नी। तो आप यहां पे लिखेंगे अब परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर प्लस क्यू आवेश के कारण बल, आवेश के कारण बल। तो भाई यहां बल निकालेंगे, तो यहां पर हम लगाएंगे बल, तो कूलॉम के नियम से हम यहां पर कर सकते हैं,
बल। तो अतः कूलोम के नियम से, भाई कूलोम का नियम लगेगा यहां पर, कूलोम के नियम से, कूलोम के नियम से करेंगे। कूलोम का नियम क्या कहता है, 1/4πε0 F बराबर होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर दो आवेश तो है, ये आपका प्लस Q है और Q नॉट है। कितनी दूरी है, R दूरी है, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे। तो निकल के आएगा आपका क्या, F बराबर हो जाएगा 1/4πε0, Q1 कितना है आपका Q है, तो सिंपल इसको Q लेंगे और फिर दूसरा है Q नॉट, तो Q नॉट लेंगे, बट दूरी कितनी है R स्क्वायर। क्लियर, इस प्रकार से आप दे सकते हैं। तो इसको हम मान लेंगे भैया एक पहला समीकरण। क्लियर, तो ये पहला समीकरण इसका हो गया। अब देखिए, अब यहां तक जब हो जाता है तो बल निकल आया। अब इस बल पर, इस Q नॉट जो आवेश है, इस पे बल लग रहा था इतना, तो अब हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, ठीक है नहीं। अतः अब लिखेंगे, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से अगर यहां पर देखेंगे तो हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है भाई, वो होता है अपना E बराबर F अपॉन में Q नॉट, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में समीकरण 1 से मान रख देंगे, ठीक है। तो अब यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से F का मान रखने पर, भाई मान रख दो इसका, तो हो जाएगा E बराबर, ठीक, ऊपर रखेंगे बल का जो फॉर्मूला है जो आया है यही रखेंगे F, तो 1/4πε0 Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर, बट्टे में सब क्या है Q नॉट है। अब देखिए करते क्या है, इसके बट्टे 1 मान लेते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा भाई इसमें करते हैं। तो सिंपल सी बात है, इस Q से Q कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा, ठीक है। तो इससे तो भाई ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो यहां पर बचेगा आपका ये, मैं यहां लिख देता हूं, तो E बराबर बचेगा यहां पर आपका 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला आया निकल के, वो निकल के आया E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, यानी कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होगी वो इतनी होगी। इसी फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे न्यूमेरिकल करते वक्त, कोई भी आवेश कहीं पर भी रखा हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इसी फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। इसकी वैल्यू तो आप जानते ही हो, ठीक है। यहां पर मैं आपको बता दूं, यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, शायद मैं आपको बताना भूल गया था, कूलॉम का जब नियम पढ़ा रहा था उसमें। तो जो एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, लिख लेना, निर्वात की वैद्युतशीलता, क्लियर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो देखिए इसकी वैल्यू जो होती है, शायद नीचे दिखाई देगा, लिख दे रहा हूं यहीं पर ही, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है नहीं, -12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये होती है इसकी वैल्यू, क्लियर। 8.85 इंटू 10 के -12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक तो आप जानते ही हो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलॉम होता है, न्यूटन, तो हम इसे न्यूटन इनवर्स लिख देते हैं इस प्रकार से, न्यूटन कूलॉम इनवर्स इसका ये मात्रक हो जाता है। तो ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो होता है वो ये होता है, इसको तैयार रखना है, ठीक है, ताकि आप न्यूमेरिकल बना सकें। तो इसमें उम्मीद करते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं किया है, आप देख सकते हैं कुछ नहीं किया, एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। पहले हम बल निकालेंगे, फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से कर देंगे, बस यहां रख दिया और ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये और वैल्यू जो होती हैं, ये वैल्यू तो आप तैयार कर लें तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो ये पीछे पेपर के दी जाती है, और जाहिर सी बात है इनको तैयार कर लें, क्योंकि देखिए क्या होता है कभी कभी, अभी तो तुम न्यूमेरिकल लगाओगे तो वहां पर वैल्यूओं को रखना पड़ेगा ना, तो इसलिए याद कर लें तो अच्छी बात रहेगी। 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर,
ये आता कैसे है ये भी मैं, अगर आपको मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको बता दूंगा, ठीक है नहीं, यानी कि ये वैल्यू कहां से आती है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की, ठीक है। तो वैद्युत ध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब दो ध्रुव हो, पोल का मतलब होता है ध्रुव और डाई का मतलब होता है दो, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक का मतलब, वैद्युत का मतलब मैंने पहले ही बताया था, वैद्युत यहां पर होगा तो इसका मतलब है आवेश की बात चल रही है, तो आवेश यहां पर होगा तो आवेश के दो ध्रुव होंगे, इसलिए बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है समझिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझना है तो समझिए इसमें दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, यानी कि आवेश के दो ध्रुव, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा इसमें, ठीक है। और इससे हम एक निकाय बनाएंगे, और इतना आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों आवेश जो होने चाहिए ना, ये परिमाण में बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपने अगर प्लस वाले आवेश को 5 कूलम लिया है तो आप दूसरे वाले को 5 कूलम लेंगे, या 5 माइक्रो कूलम लिया है तो दूसरे वाले माइनस वाले को भी 5 माइक्रो कूलम ही लेंगे। परिमाण में दोनों बराबर होने चाहिए, बेशक इनकी प्रकृति क्या हो, भिन्न हो, यानी अलग अलग हो, ठीक है नहीं, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। और जब इनको एक छोटी सी दूरी पर लाकर के व्यवस्थित कर दिया जाता है तो इस प्रकार से एक बनता है निकाय, सिस्टम बनता है। तो इस निकाय को ही हम, पूरे निकाय को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोला जाता है। क्लियर? समझिए, यानी कि हमने बताया कि यानी कि दो आवेश होने चाहिए भाई, एक आवेश है हमारा प्लस, और यहां से इस पॉइंट से, इस पॉइंट पर हमने माना है प्लस क्यू आवेश, इसको मान लेते हैं ए बिंदु। क्या मान लेते हैं भाई? ए बिंदु। यहां से कुछ छोटी सी दूरी पर हमने क्या कर दिया, एक दूसरा आवेश रख दिया जो परिमाण में बराबर है, इसे माइनस क्यू कहते हैं, और इस बिंदु को हमने बी नाम दे दिया। और कितनी दूरी है? बहुत ही अल्प दूरी है, इस दूरी को हम 2l कहेंगे। क्या बोलेंगे? 2l। क्लियर? अब देखिए कहीं कहीं किताबों में 2a लिखा होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है, दूरी तो दूरी होती है। अब कहोगे ये दूरी कम कैसे होगी, l भी तो ले सकते थे। देखिए हमने यहाँ 2l इसलिए लिया है, आगे चल के हम इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षी स्थिति पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वहां आधा करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आधा करेंगे तो एल एल हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ एल लेता तो L/2 होता और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ हो जाता, ठीक है नहीं, इसलिए यहाँ पर 2l लिया है। परंतु मान के चलना है, अगर आपको कोई वैल्यू माननी होगी, अगर दो आवेश दिए हैं उनके अल्प दूरी जो माननी पड़ेगी वो 2l ही पूरी मानेंगे। 2l बराबर मान लो 5 माइक्रोमीटर, या मान लो बहुत ही कम दूरी है, कितनी भी दी हो उसे मानेंगे, 2l बराबर मानेंगे। ऐसा नहीं कर देना कि 2 का उधर जाकर भाग कर दो, नहीं होगा, ठीक है, पूरा मानना पड़ेगा। तो अब ये निकाय बनता है, इसी को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। कहने का मतलब ये भी समान परिमाण के हैं, दोनों के दोनों समान परिमाण के विपरीत आवेश अल्प दूरी पर जब स्थित होते हैं तो इस प्रकार से एक निकाय बनता है जिसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। बस यही इसकी परिभाषा होती है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन यहां पर लिख लेंगे, परिभाषा, ठीक है, परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा क्या होगी? जो मैंने बोला है, जब दो समान परिमाण के, समान परिमाण यानी वैल्यू को बोलते हैं, या इसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं साइंस में, ठीक है। दो समान परिमाण के विपरीत आवेश जब अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यानी कि हमने क्या बोला, जब दो समान परिमाण के विपरीत आवेश अल्प दूरी, जब हटा दीजिए यहां से, ठीक है, आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार बनने वाला निकाय यानी कि सिस्टम, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टम बोला जाता है,
ठीक है। बनने वाला जो सिस्टम होता है निकाय होता है, निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है, बड़ी सिंपल सी इसकी परिभाषा है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी इसकी क्या भाई परिभाषा। जब दो समान परमाणु के विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार बनने वाला निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा ये आपका हो गया भैया ये निकाय। ये पूरा क्या है भाई, एक सिस्टम है, इसे बोलेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव। ए भी क्या है आपका वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू इस पे आवेश है। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है, छोटी सी डेफिनेशन थी। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। अब देखिए, अब हम देखते हैं आगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में भी इससे न्यूमेरिकल बन जाता है। किससे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है नी, तो यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। ये तो वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। इसकी विमा, मात्रक, ठीक है नी, और इसका सूत्र वगैरह और इसकी डायरेक्शन, ये सारा कुछ हम यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि बोर्ड में इससे क्वेश्चन बन जाता है। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित। ठीक है, इसलिए इसको अवश्य तैयार करना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, छोटी सी परिभाषा थी जो मैंने आपको बताई। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं यहाँ पर हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता क्या है। इससे न्यूमेरिकल वगैरह, सूत्र वगैरह और इसका मात्रा पूछ लेता है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इससे ज्यादा अब मैं आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे अब डेरिवेशन वगैरह है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और अभी जो है मैं इतना लंबा वीडियो नहीं बना सकता। मैंने बता दिया आपको, यानी कि मुझे क्या है अभी बुखार है अभी। ठीक है, तो इसलिए अगले वीडियो में जो हम देखेंगे वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में देखेंगे, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, तो चलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ लिया था कि वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय को बोलते हैं। अब निकाय कैसा होता है समझिए। मैंने आपको बताया था अभी कि एक प्लस क्यू आवेश और मान लीजिए एक ए बिंदु है, यहां से अल्प दूरी पर जब स्थित होता है दूसरा बिंदु, मान लीजिए ये माइनस क्यू आवेश, तो ये जो होता है ये निकाय जो होता है वैद्युत द्विध्रुव बोला जाता है। इस निकाय को क्या बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अगर हम इसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय में से एक आवेश ले लें और इसके जो बीच की जो अल्प दूरी है इसको ले लें और इनका गुणा कर दें तो हमारा निकल के आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक बात ध्यान रखनी है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल पी से। किससे करते हैं? कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो पी बराबर बनेगा भाई, एक आवेश ले लीजिए कोई भी, यहाँ चिन्ह के साथ नहीं लेना है। ठीक है, परिमाण लेना है केवल। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे क्यू आवेश ले लेंगे एक, इनटू इनके बीच की दूरी ले लेंगे अल्प दूरी, ये 2l हो गई। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला आपका बन गया। ठीक है, आप चाहे इस प्रकार से लिखिए इसको, चाहे आप इस प्रकार से लिख दीजिए 2ql। ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिए। वैसे आपको इस प्रकार से लिखना है क्योंकि जब वैल्यू मानोगे तो वहां पर मानने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वैल्यू छांटने में। तो ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, बस यहीं पर छुपी हुई है इसकी परिभाषा। क्या है? देखिए वैद्युत द्विध्रुव निकाय के एक आवेश, ठीक है नी, वैद्युत द्विध्रुव निकाय के एक आवेश तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। बस ये सिंपल सी इसकी परिभाषा होती है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन, कभी कभी पूछ लेता है परिभाषा। ठीक है, परिभाषा क्या होती है लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव निकाय के एक आवेश ठीक है, एक आवेश तथा उनके अल्पतम
बीच की दूरी, बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। क्लियर? ये इसकी डेफिनेशन होती है। वैद्युत द्विध्रुव निकाय के एक आवेश, इनमें से कोई एक आवेश ले लेंगे परिमाण में, ठीक है नहीं, उनके अल्पतम बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसमें से कोई भी आवेश ले सकते हैं आप, प्लस क्यू लिए चाहे आप माइनस क्यू लिए, कोई भी आवेश ले लीजिए, ठीक है। ये कैसी राशि है भाई? अच्छा, इसे दिखाते कैसे हैं? इसे कैपिटल पी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसे पी वेक्टर से दिखाते हैं, या पी वेक्टर लगाओ या मत लगाओ, इसे पी से ही दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? पी से। अब ये सदिश राशि है तो इस पर पी वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। तो आप इसको कैपिटल पी से प्रदर्शित करेंगे, इतना आपको ध्यान में रखना है। इसे कैपिटल पी से इसको भाई प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से होता है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, ये इस प्रकार से है, ठीक है। अच्छा, एक बात आती है कि ये कैसी राशि है? ये जो राशि है ना, वो एक सदिश राशि है। राशि कैसी है? ये राशि है भाई, ये सदिश। तो आप लिखेंगे ये कैसी राशि है? सदिश राशि है, सदिश। सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होगी? इसकी अगर दिशा की बात करें, जिसकी जो दिशा होती है ना, दिशा, क्योंकि यहां पर होता है पी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? माइनस से प्लस होती है। जिसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है, धनात्मक आवेश की ओर होती है, ठीक है। तो ये होता है, तो ये इसकी दिशा डायरेक्शन होती है, आप दे सकते हैं, ठीक है। ये एक सदिश राशि है, इस प्रकार से आप इसको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये इसका परिमाण में एक सूत्र है, इस प्रकार से। चलिए, अब सदिश राशि है तो अब इसका मात्रक भी होगा भाई। इसका मात्रक देखो, मात्रक निकालेंगे। मात्रक की अगर बात करेंगे तो मात्रक क्या होता है? खुद देखिए, यह आवेश है, आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। एल दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलॉम मीटर। क्या हो जाएगा? कूलॉम मीटर। ये इसका भाई मात्रक हो जाएगा, तैयार कर लेना है, ठीक है। ये इसका मात्रक हो गया कूलॉम मीटर। इसकी बीमा की अगर बात करेंगे, बीमा, तो बीमा क्या हो जाएगी इसकी? बीमा देखो, बीमा की अगर बात करेंगे, कूलॉम की बीमा जो होती है, आवेश की बीमा, वो एटी होती है, एटी। और इसकी जो बीमा होती है वो होती है भाई, दूरी की बीमा क्या होती है? एल होती है, लेंथ, ठीक है नहीं। तो ये हो जाएगा आपका, इसकी बीमा हो जाएगी एटी एल हो जाएगी, ठीक है नहीं। इस प्रकार से इसकी बीमा हो जाती है। कभी कभी याद करने के लिए इसको ऐसे लिख देते हैं, एल ए टी लेट, ठीक है नहीं। इस प्रकार से ऐसे लिख दिया जाता है। तो ये था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, बीमा और इसकी दिशा और इसका फॉर्मूला, ठीक है। इस प्रकार से होता है, ठीक है। बड़े सिंपल तरीका से आपको बताया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, इसलिए इसको अवश्य तैयार करें, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के नए वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स, और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत चल रही थी हमारी फर्स्ट बुक, और फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर चल रहा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। इसका जो लेक्चर है ये 5वां लेक्चर है, और इससे पहले मैंने 4 लेक्चर ले लिए हैं, आप जाकर के उन लेक्चरों को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर नंबर 5 में हम देखेंगे कि यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकाली जाती है और कहां कहां पर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
बोर्ड एग्जाम में जो आता है स्टूडेंट, ये 5 अंक का देखने के लिए आपको मिलता है। कितने का मिलता है? 5 अंक का। इसलिए इस टॉपिक को अवश्य तैयार करें और नोट भी कर लें, ठीक है। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपका छुड़वाया जा रहा है, सारे टॉपिक आपको करवाए जा रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं, वैद्युत द्विध्रुव कार्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में देखेंगे, अपने शब्दों में देखेंगे, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। बस वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपको ये भी टॉपिक जो है ना, वैद्युत द्विध्रुव कार्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपको पूर्णतः तैयार हो जाएगा क्लास के अंदर ही, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल बेल कर देना, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, मैं आपको बता दूं, क्लियर कर देता हूं, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो होती है, हम 2 प्रकार से निकालते हैं। वैसे तो इसको 3 प्रकार से निकाला जाता है, परंतु आपको पढ़ना बेसिकली 2 प्रकार से ही है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव तो मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर, चौथे लेक्चर में बता दिया था, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वो मैंने बता दिया था, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव का अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो हम 2 जगह निकाल सकते हैं। पहला होता है अच्छी स्थिति पर और दूसरा होता है निरक्षी स्थिति पर। देखिए, अच्छी स्थिति का मतलब ये होता है कि यानी कि अगर मान लीजिए अगर वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से है तो ऐसे करके निकालेंगे तो हम उसे बोलेंगे अच्छी स्थिति, ठीक है नहीं। और अगर ऐसे निकालेंगे ऊपर की तरफ तो उसे बोलते हैं निरक्षी स्थिति, ठीक है। 2 प्रकार से हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये पहला डेरिवेशन है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका से आपको क्लियर होगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, आपको यहीं पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, वीडियो के एंड तक बने रहना है ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर तरीका से समझ में आ सके, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे किसके कारण अच्छी स्थिति पर देखेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसको हम देखेंगे निरक्षी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है नहीं। ये जो टॉपिक है आपका बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का देखने के लिए मिलता है, इसे इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, ध्यानपूर्वक से समझना है। चलिए, बहुत बड़ा सिंपल होता है ये टॉपिक जो है ना, बहुत सिंपल होता है, बस समझना होता है। फिजिक्स को रटा नहीं जाता है, फिजिक्स को समझना है, ठीक है। अगर फिजिक्स को रटने का काम करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, कितना रटोगे आप, ठीक है नहीं। तो इसलिए फिजिक्स को समझना है, रटना नहीं है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव मैंने आपको बताया था, एक निकाय होता है जो समान परमाणु के विपरीत आवेश से मिलकर के बना हुआ होता है, तो उसे कहते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव। तो अब यहां पर हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब ऐसा निकाय जो समान परमाणु के विपरीत आवेशों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, यहाँ है आपका -q आवेश और यहाँ है आपका +q आवेश। इनके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? वो होती है आपकी कितनी? 2l होती है। कितनी होती है? 2l। थोड़ा सा ऐसे हट के बनाते हैं इधर की साइड, ठीक है। तो ये -q आवेश और इसको थोड़ा सा इसे हट के बनाते हैं, ये +q आवेश, क्लियर। तो इनके जो बीच की दूरी जो होती है वो कितनी होती है? 2l होती है। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होती है वो कितनी होती है भाई? 2l होती है, ठीक है। ये होता है वैद्युत द्विध्रुव, ऐसा निकाय जो समान परमाणु के विपरीत आवेशों से मिलकर के बना होता है, जिनके बीच की दूरी कितनी होती है? अल्प होती है। तो इस प्रकार के निकाय को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब हमें निकालना कहाँ है? अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अक्ष कैसे होगा? ये ऐसे रखा हुआ है तो ऐसे ही इसका अक्ष होगा। अगर मैं कहूं मेरा अक्ष कहाँ है तो मैं ऐसे हूं तो ऐसे होगा, ये अच्छी है, ठीक है नहीं। निरक्षी कैसे होगा? ऐसे, ठीक है। तो अगर ये कैसा होगा? ये ऐसे है, लेटा हुआ है, तो इसका अक्ष होगा ऐसे। निरक्ष कैसे होगा? ऐसे, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मतलब अक्ष होता है भाई इस प्रकार से, ऐसे करके अक्ष होता है, ठीक है। चाहे इधर लो चाहे उधर लो, ठीक है, बात वही कही है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या होगा? इसके एक मध्य बिंदु मानेंगे O। क्या मानेंगे भाई? O। जब इसे मध्य बिंदु मानेंगे और इस मध्य बिंदु से R दूरी पर एक पॉइंट ले लेंगे, इसे बोलेंगे P, क्लियर।
आर दूरी पर हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया P। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें, ठीक है। तो देखिए जब ये मध्य बिंदु O है तो इसका मतलब ये कि ये वाली दूरी हो जाएगी L और ये वाली दूरी हो जाएगी L, मतलब ये 2L थी तो मध्य बिंदु O है तो ये आधी आधी हो जाएगी, नहीं तो L L हो जाएगी, जोड़ेंगे तो 2L हो जाएगा। क्लियर। तो यहां से ये R दूरी पर मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लिया है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब देखिए यहाँ पर यहाँ दो आवेश हैं, एक आवेश तो है नहीं, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने देख ली है। तो यहाँ पर दो आवेश है, तो अगर मैं बात करूं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, तो इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, ऐसे करके होगी, ठीक है नहीं। इसे मैं E1 नाम देता हूं, E1 वेक्टर नाम दीजिए, ठीक है नहीं, वेक्टर हो, डायरेक्शन दिखा रहे हैं अभी हम यहाँ पर, ठीक है। और अगर माइनस के कारण देखेंगे तो माइनस के कारण होगा इस प्रकार से, मतलब माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन उसी की तरफ होती है, प्लस के कारण दूर की ओर होती है, तो ये हो जाएगा भाई E2 हो जाएगा। अगर हम जब E1 और E2 का जो मान निकाल लेंगे के कारण, दोनों के कारण निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 निकालेंगे और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 निकालेंगे। जब ये निकाल लेंगे तो फिर इनको हम आपस में जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो इन दोनों यानी पूरे निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी, ठीक है। यहां तक क्लियर। करते कैसे हैं, इतना तो हम जानते ही हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, E बराबर होता है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये इसका हमने फॉर्मूला इससे पिछले वाले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 4 में देख लिया था। तो एकल आवेश के कार्य के निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0, यानी कि मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, फॉर्मूला होता है आपका E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला में आप देखेंगे तो इसमें R दिया है, दूरी दी है, आवेश तो हम कोई भी ले सकते हैं इसमें से, ठीक है, परंतु दूरी तो पता होनी चाहिए ना। इस आवेश से इस बिंदु P तक की दूरी पता होनी चाहिए और इस आवेश से इस बिंदु P तक की दूरी पता होनी चाहिए, तभी तो हम निकाल सकते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का करेंगे तो पहले हमें दूरी यहाँ पर देखनी होगी, ठीक है। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी, यानी मतलब यहां से दूरी स्टार्ट करेंगे और यहां से लेके जो यहां तक की दूरी होगी उसे बोलेंगे हम बिंदु P तक की दूरी। तो कैसे निकालेंगे, खुद देखिए, टोटल दूरी O से अगर देखें तो कितनी है R, ठीक है ना, ये R है, ठीक है, ये R है, इस प्रकार से देख लीजिए। तो ये टोटल दूरी कितनी है, R है। इसमें से अगर मैं ये -L कर दूं तो केवल इतनी दूरी माइनस हो जाएगी, तो इतनी दूरी तो बचेगी, तो यहां पर ये हो जाएगा R माइनस के L। क्लियर। तो ये दूरी आपकी यहां तक निकल के आएगी, बिंदु P तक की दूरी। क्लियर। बिंदु P तक की दूरी आपकी निकल आई प्लस क्यू आवेश से। ऐसे ही अगर आप माइनस क्यू आवेश से निकालोगे, यानी कि बिंदु A से दूरी निकालेंगे बिंदु P तक की, तो यहां से लेके यानी कि यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, यहां से कहां तक जाएंगे, बिंदु P तक, तो उसमें L ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए ये दूरी यहां से लेके यहां तक की है R, तो इसमें ये वाली दूरी और ऐड कर दीजिए और आपकी निकल आएगी। तो R प्लस का L इस प्रकार से करेंगे और ये टोटल दूरी आपकी यहां से निकल आएगी। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब यहां से ये दूरी हमने यहां पर निकाल ली है, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम यहां पर निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला हम जानते हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता फॉर्मूला ये होता है। तो चलिए थोड़ा बहुत आपको लिखना होता है थ्योरी में, तो थ्योरी में देखिए क्या लिखना होता है, थ्योरी में आपको यही चीज लिखना होता है जो आपने यहां पर किया है। थ्योरी लिखेंगे इसकी कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2L है, ठीक है नहीं। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P अच्छी स्थिति में लिया गया है, ठीक है नहीं, अच्छी स्थिति में लिया गया है। इस बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने पर, इस प्रकार से आप इस थ्योरी को लिखेंगे। एक बार वीडियो को दोबारा से पीछे स्किप कीजिए और आप वहां से लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपको लिखना होता है थ्योरी में, क्योंकि देखिए थ्योरी लिखते हैं तो उसका भी नंबर आपको मिलता है, ठीक है। तो थ्योरी आप लिखते हो,
डायग्राम बनाओगे उसका भी नंबर मिलेगा, थ्योरी लिखोगे उसका भी नंबर मिलता है। इसलिए जब बोर्ड में एग्जाम देने जाते हैं, पेपर जब हाथ में होता है, कोई अगर आपको डेरिवेशन आता है तो उसमें आपने चाहे भले ही थोड़ा सा किया है उसका भी आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि वहां थ्योरी लिखने का, डायग्राम बनाने का सबका नंबर मिलता है। ठीक है, चलिए अब इतनी थ्योरी लिखने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको थोड़ा सा और नीचे लिखना है, प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी। ऐसे लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे प्लस क्यू से, यानी प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी। बिंदु पी तक की दूरी अगर आप देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, आप खुद देखिए, यहां पर मैंने निकाल ली है आर माइनस एल, तो ये हो जाएगी आर माइनस के एल। क्लियर, इतना हो जाएगा। ऐसे अगर आप निकालेंगे माइनस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी, तो माइनस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी क्या निकाली हमने, ये निकाली आर प्लस के एल, तो आर प्लस के एल ये इसकी दूरी हो जाएगी। दूरियां हमारे पास हैं, हम जानते हैं एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है नहीं, तो अब आप यहां पे करेंगे वी नो डेट, या हम जानते हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है नहीं, तो आप जानते हैं तो यहां लिखेंगे वी नो डेट, हम जानते हैं। कहने का मतलब क्या है इसका, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या फॉर्मूला होता है वो मैंने वहां पर लिख दिया है। E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R उसकी है। ठीक है, यहां पर हमें E1 E2 चाहिए, परिमाण में ही चाहिए यहां पर। ठीक है, तो हम यहाँ E बराबर हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। ये तो केवल एक बिंदु आवेश के कारण है। अगर हमें चाहिए प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी हमें दी गई है ये वाली, तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, मतलब ये फॉर्मूला होता है, इसलिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है नहीं, इसकी तीव्रता निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, परंतु यहां पर E1 निकालेंगे, क्योंकि देखिए प्लस के कारण दूर की तरफ E1 हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। तो यहां पर आपका E1 वेक्टर बराबर यहां पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में हो जाएगा। दूरी क्या है आपकी, दूरी आपने ले रखी, देखिए R माइनस के L, तो ये हो जाएगा R माइनस के L का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर, यहाँ वेक्टर फॉर्म में से लेंगे और किस बिंदु पर निकाल रहे हैं, P पर निकाल रहे हैं, इसलिए यहां पर आप करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं आप। ठीक है, इस पे स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पर आप लिखेंगे P कैप। P कैप क्यों लगाया है बताएं, क्योंकि मैं इसे वेक्टर फॉर्म में ले रहा हूं। अगर आप केवल सिंपल परिमाण में लेते तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है नहीं, यहां पर हम P कैप लेंगे, क्योंकि किस बिंदु पर निकाल रहे हैं, P पर निकाल रहे हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम यहां पर निकाल रहे हैं। तो इसकी डायरेक्शन आपको बता दी पहले ही कि P बिंदु पर निकाला जा रहा है, इसलिए यहां पर P कैप निकाल लिया है। P कैप लगा देंगे अगर आप यहां पर B वेक्टर लगाओगे, मतलब E वेक्टर लगाओगे तो। ठीक है नहीं, वेक्टर राशि को इसी प्रकार से लिखा जाता है। चलिए अब देखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां माइनस की आर निकालेंगे अब। ठीक है,
तो माइनस के कारण किस प्रकार से निकालेंगे आप देखिए, ये माइनस है, दूरी आपको दी रखी है, माइनस ये दूरी आपकी दी है आपकी, यहां पर देखिए आर प्लस के एल, ये माइनस है, माइनस से दूरी कितनी है आपकी आर प्लस के एल। तो अब आप यहां पर निकालेंगे तो कौन सा है E2 वाला है, माइनस के कारण पास की तरफ वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देखेंगे तो ये हो जाएगा E वेक्टर और यहां पर 2 लगाएंगे बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर प्लस के एल का वर्ग, और यहां पे भी आपका क्या आएगा पी कैप आएगा। क्लियर, इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर राशि जो होती हैं उनकी डायरेक्शन दिखाने के लिए एकांक सदिश लगाना पड़ता है। तो पी कैप क्या है, एकांक सदिश है जो इसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है कि ये कहां पर हमको निकाल रहे हैं। इसकी डायरेक्शन ऐसे है, परंतु बिंदु पी पर से ही तो है। अब बिंदु पी से अगर यहां पर देखें पी कैप लगा है, इसका मतलब ये है कि प्लस से माइनस की ओर इसकी डायरेक्शन है। अगर हम इसका देखेंगे तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर इसकी डायरेक्शन है, पी कैप का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो आपको पी कैप लगाना है, अगर परिमाण लो तो कोई जरूरत नहीं होती है। चलिए, अब ये आपका यहां तक निकल के आया है, तो वैद्युत क्षेत्र E1 निकल आया और E2 निकल आया। अब आपको निकालना है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। भाई दोनों कारण निकाल लिया, माइनस क्यू के कारण निकाल लिया, प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल लिया, तो अब इन दोनों ही कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है कितनी वो निकालेंगे। तो चलिए अब यहां पर करते हैं इसको थोड़ा सा, अब लिखेंगे क्या, वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि परिणामी तीव्रता सीधा सीधा लिख दीजिए। अब AB द्विध्रुव के कारण P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे परिणामी तीव्रता। देखिए सदिश में एक चीज होती है, क्या होती है, जब इनको जोड़ते हैं ना तो इसमें डायरेक्शन का बहुत महत्व होता है। इसकी डायरेक्शन देखिए ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो यहां पर क्या करेंगे हम E1 प्लस E2 करेंगे। क्या करेंगे भाई E1 प्लस E2, तो परिणामी तीव्रता को हम दिखाते हैं E, ठीक है नहीं, आप वेक्टर लगा सकते हैं इस पे, E वेक्टर बराबर जो हो जाएगा परिणामी तीव्रता हम यहां पर निकाल रहे हैं, ठीक है, E वेक्टर और आपका यहां पर हो जाएगा E1 वेक्टर, ठीक है नहीं, प्लस लगाएंगे और यहां पर लिखेंगे E2 वेक्टर। बट एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि सदिश राशियों में जब डायरेक्शन विपरीत होती है तो एक को माइनस में ले जाता है, तो यहां आएगा भाई माइनस, इस प्रकार से। क्लियर, इस प्रकार से होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यही इस प्रकार से हो जाएगा E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर और माइनस E2 वेक्टर। ठीक है, अब आप यहां पर रख देंगे इनकी वैल्यूओं को, अब E1 और E2 के मान रखने पर, तो अब लिखेंगे यहां पर E1 व E2 के मान रखने पर, अब इसके मान रखेंगे यहां पर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E वेक्टर, इसे परिणामी तीव्रता बोलते हैं, E वेक्टर बराबर यहां हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, यानी कि प्लस के कारण था तो इसका मतलब यहां पर ये हो जाएगा R माइनस का L का वर्ग और यहां पर था P कैप, माइनस लगाएंगे यहां पर, फिर आपका है 1/4 पाई, ठीक है, माइनस लगाएंगे यहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R प्लस L का वर्ग और यहां पर P कैप लगाएंगे। क्लियर, इतना हो गया। अब बस कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है, ठीक है। चलिए अब यहां से पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं यहां से इसको हटा देता हूं, उसके बाद इससे आगे करते हैं। चलिए अब देखिए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे भी है और यहां पे भी है, ठीक है, और P कैप तो है ही है, वो डायरेक्शन बताता है, उसे भी कॉमन निकाल देंगे बाहर, तो इस प्रकार से हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, E वेक्टर बराबर हो जाएगा
क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है नहीं। अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन में, नीचे बचेगा आर माइनस एल का वर्ग, और यहां माइनस है 1 अपॉन आर प्लस का एल का वर्ग, और यहां पर आपका पी कैप बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देखिए भाई पी कैप तो आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए बिना डायरेक्शन की डेरिवेशन ही गलत है, ठीक है नहीं। अगर कहीं पर भी आपको E1 E2 लिखा जाता है तो इसका मतलब यह कि आपने कैसे पता कर लिया कि परिणामी तीव्रता हमें E1 माइनस E2 करेंगे। वो डायरेक्शन से पता पड़ता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है, तो डायरेक्शन एक की विपरीत ली जाती है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर कैप तो लगाना पड़ेगा आपको, पी कैप, ठीक है। बाद में जाकर के ये सही हो जाएगा, अभी हम जब इसका परिणाम निकालेंगे तब हो जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए, तो ये हो जाएगा ई वेक्टर बराबर, यहां से अगर आप इसे करेंगे, सॉल्व करेंगे थोड़ा सा आगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप देखिए क्रॉस गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आर प्लस के एल का वर्ग, और माइनस ये हो जाएगा आर माइनस एल का वर्ग, और बट्टे में हो जाएगा ये आर माइनस एल, ठीक है। अब एक बात और यहां पर देखिए, अगर कहीं पर भी आपको दिखाई दे ना क्या, जैसे मान लीजिए मैं यहां बता देता हूं, अगर आपको ऐसे दिखाई दे a माइनस बी एक कोष्टक में और a प्लस बी एक कोष्टक में, तो इसे लिख देते हैं हम a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख देते हैं। तो ऐसे यहां पर रहा है आर माइनस एल एक कोष्टक में आर प्लस एल, तो ये उस स्क्वायर में हो जाएगा, और इस पे पहले से होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर पी कैप हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं, ई वेक्टर बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से करेंगे, खोल देंगे। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो इसे खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस का अंदर गुणा होगा, ठीक है नहीं, तो इसका बाद में गुणा कर लेंगे, पहले कोष्टक लगा दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, यहां मैंने माइनस वाला फॉर्मूला खोला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ये माइनस का अंदर गुणा कर लेंगे बाद में, ठीक है नहीं। अगर मैं साथ साथ करता तो आप कंफ्यूज हो जाते थोड़े से, तो ये हो जाता आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का इस पर वर्ग आ जाएगा, पी कैप हो जाएगा। अब चलिए इसे मैं कोष्टक को यहां से हटा देता हूं, एक स्टेप बेशक बढ़ गया है परंतु वो समझने के लिए बड़ा है, ठीक है नहीं। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसे करिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस का अंदर गुणा करिए, यहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, और यहां माइनस है वहां पर प्लस हो जाएगा, क्लियर। इस प्रकार से अब कितना हो गया नीचे आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, ठीक है नहीं, ये पी कैप हो जाएगा। अब यहां जो कट रहा है उसे काट देंगे, देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, परंतु ये प्लस प्लस से तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ई वेक्टर बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां हो जाएगा ये आपका 4RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर पी कैप हो जाएगा, क्लियर, इतना हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसका क्यू का अंदर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ई वेक्टर बराबर 1 अपॉन 4 पाई तो नहीं रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा। देखिए मैं इसको तोड़ देता हूं, 2 into 2, क्यू का अंदर गुणा कर दिया मैंने इस वाले का, और एल ले लिया, और यही गुणे में आर ले लिया, ठीक है, और वट्टे में क्या है आपका आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर, और पी कैप, इस प्रकार से यहां तक क्लियर। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, मैं वहां से उसको हटा देता हूं। अब देखिए यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको 2QL, 2QL क्या होता है, हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आगुण होता है, यहां पर हम लिख सकते हैं जहां P बराबर होता है 2QL, तो इसी चीज को हम यहां पर रख देंगे, ठीक है। तो जब ये चीज यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहां पर E वेक्टर बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR, अपॉन में हो जाएगा आपका नीचे रखा है आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और इसका वर्ग, और यहां पर हो जाएगा पी कैप, क्लियर, इस प्रकार से। अब देखिए अब करना क्या है आपको, यहां पर
यदि ये जो आपको दिखाई दे रही है ना L, देखिए वैसे भी इसकी दूरी 2L थी और फिर आधी कर दी तो और छोटी हो गई, वैसे भी ये L की दूरी होती है। R की तुलना में अगर इस दूरी को छोटा मान लिया, इतना छोटा मान लिया जाए, बिल्कुल शून्य मान लिया जाए, ठीक है नहीं, तो यहां पे लिखेंगे यदि यदि R आपका जो है वो बड़ा है, खूब बड़ा है L से, तब L बराबर हो जाएगा 0, नहीं नगण्य हो जाएगा। तो यहाँ L है, वहां पर आप रख देंगे 0, तो वो 0 हो जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो हो जाएगा 2PR, और नीचे हो जाएगा, जब यहां पर आप 0 रखोगे तो ये तो हो गया 0, 2 का वर्ग करोगे इसके साथ तो ये गुणा हो जाएगा 2 का इसमें, तो ये R4 हो जाएगा केवल, ठीक है नहीं, और यहाँ पर P कैप हो जाएगा, एक R इसमें से कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, तो यहां पर आ जाएगा ये E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में RQ और P कैप। अभी ये सदिश रूप में है, ये वाला फॉर्मूला आपका सदिश फॉर्म में निकल के आया है, यही फॉर्मूला है, ठीक है नहीं। सदिश फॉर्म में अगर निकलवाता तो इसी प्रकार से करना है। ये सदिश फॉर्म में है, वेक्टर लगा हुआ है, एकांक सदिश है, डायरेक्शन बता रहा है, बिंदु P की ओर है विद्युत क्षेत्र अच्छी स्थिति पर, ठीक है। अब इसका परिणामी निकालेंगे, तो परिणामी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो E बराबर अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में हो जाएगा RQ। ये फॉर्मूला आपका हो जाता है परिणामी के लिए केवल, ठीक है। बस क्या कर दिया है, वेक्टर हटा दिया, एकांक सदिश को हटा दिया, परिणामी केवल मान वैल्यू के लिए ये वाला हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट, तो ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, बड़ा सिंपल तरीका से बताया है, इसको एक बार तैयार कर लेना। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है स्टूडेंट, तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहां पर बहुत सारे बच्चों को यहां पर डाउट रहता है कि आपने केवल E1 माइनस E2 क्यों किया, मतलब इसको ही क्यों माइनस में लिया, इसको भी तो माइनस में ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, बट यहां पर आपको ध्यान रखना है कि किसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। अगर आप देखें तो यहां से दूरी जो है वो कम है, यहां से बिंदु P की प्लस Q आवेश से अगर देखेंगे तो दूरी बहुत कम है, परंतु अगर माइनस Q आवेश से देखेंगे दूरी ज्यादा है। अगर आप कम दूरी से इसमें भाग लगाएंगे तो विद्युत क्षेत्र ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, अगर ज्यादा दूरी से अगर भाग लगाएंगे तो विद्युत क्षेत्र आपको कम देखने के लिए मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र तो कम ही रहेगा, ठीक है नहीं, और इसका ज्यादा रहेगा, इसलिए जो ज्यादा होता है उसमें से घटाया जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पर क्या किया था, ये किया था कि E1 माइनस किया था मैंने E2, ठीक है नहीं, जब परिणामी निकाल रहा था तब। ये बात ध्यान रखना, किसी को पता नहीं होती है कि ये किस प्रकार से यह माइनस चिन्ह आता है, ठीक है, इसी प्रकार से आती है। बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं कि केवल इसी को माइनस में क्यों लिया, अगर डायरेक्शन के आधार पर चिन्ह आता है तो इस पे आना चाहिए, इस पे आना चाहिए, हाँ आना चाहिए, बट यहां पर यह भी देखा जाएगा कि किसका परिणामी क्षेत्र ज्यादा है, तो E1 का ज्यादा है। E1 का क्यों ज्यादा है, क्योंकि भाई देखिए इससे दूरी ये वाली है R-L, बहुत छोटी दूरी है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, ठीक है, और इसके कारण देखें दूरी ज्यादा है, तो दूरी ज्यादा होगी तो विद्युत क्षेत्र बहुत कम होगा, तो इसका मतलब ये कम है ये ज्यादा है, तो इसी में से इसको माइनस करेंगे, इसलिए मैंने केवल इसमें से माइनस किया। क्लियर, और चिन्ह कहां से आया, डायरेक्शन से आया, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, जो आपको यहां से मैंने शुरू किया था वहां से आपके अंदर डाउट रहा होगा कि केवल इसी को माइनस पे क्यों लिया, वो इसलिए माइनस में लिया क्योंकि मैंने इसका जो विद्युत क्षेत्र होता है वो ज्यादा होता है प्लस का, ठीक है। कैसे होता है बता दिया मैंने, दूरी के आधार पर। आप नहीं मानते हो तो आप इससे करके देखिए, बिंदु आविष्कार विद्युत क्षेत्र तीव्रता दूरी पर डिपेंड करती है, दूरी बढ़ाने पर ये घट जाता है, ठीक है, और दूरी घटाने पर ये बढ़ जाता है। इसका मतलब दूरी घटाने पर ये बढ़ेगा और दूरी बढ़ाने पर ये घटेगा, इसका मतलब ये तो दूरी बढ़ गई ना, यहां से देखिए ये दूरी है तो ये तो R+L हो रही है, तो इसका विद्युत क्षेत्र कम आएगा, इसलिए E1 में से E2 को माइनस किया, चिन्ह डायरेक्शन से आया है केवल। क्लियर, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, और यहाँ P क्या है, एकांक सदिश है, कहां निकाल रहे हैं, बिंदु P पर निकाल रहे हैं, तो डायरेक्शन पता होना चाहिए कहां पर निकाल रहे हैं, इसलिए यहां पर हम P कैप लेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर P कैप लिया, हर जगह P कैप लिया था ताकि पता पड़ सके किस बिंदु पर निकाला जा रहा है, अच्छी स्थिति पर बिंदु P लिया है वहां पर निकाला जा रहा है, ठीक है।
प्लस के निकालेंगे तो माइनस से पी की ओर, माइनस से प्लस की ओर डायरेक्शन होगी, और अगर माइनस के निकालेंगे तो प्लस से माइनस क्यू की ओर डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। इसलिए पी कैप वहां पर हमने प्रयोग में लिया था। आप हर जगह पी कैप लगाना, वेक्टर राशि के रूप में लिखना, बाद में जाकर किसे परिणामी रूप में लिख देना। तो इस फॉर्मूला को आपको तैयार करना है। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है, वो क्या होती है, उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया, पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाया है। ठीक है, डायरेक्शन क्यों घटाया क्यों नहीं, ठीक है नहीं, वो सारा कुछ बताया है। एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति पर यहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है नी, ये लेक्चर नंबर हमारा 6वां है और ये न्यू सेशन चल रहा है 2026-27 के लिए है। ठीक है, विद न्यूमेरिकल इस पूरी फिजिक्स को कंप्लीट कराया जाएगा। जो भी इसके इंपोर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे कंप्लीट कराए जाएंगे, थ्योरेटिकल हो चाहे न्यूमेरिकल हो, सभी तरीका से आपको ये फिजिक्स कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है नी, तो चलिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखिए वीडियो के एंड तक बने रहें तभी टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर जब हमने अच्छी स्थिति पर देखा था तो वहां पर भी हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया था, तो यहां पर भी हम लेंगे वैद्युत द्विध्रुव। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि अच्छी स्थिति क्या होती है, अक्ष क्या होता है, नक्ष क्या होता है। ठीक है नी, नक्ष होता है यानी कि लंबवत, किसी चीज का लंबवत होता है। अगर मैं अपना अक्ष देखूं तो मेरा अक्ष कैसे, इस प्रकार से है, नक्ष कैसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है नी, इस प्रकार से। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यानी कि समान परिमाण के विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार के बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मैं कई बार समझा चुका हूं। ठीक है, तो चलिए, तो यानी कि ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है इस प्रकार से। ये एक वैद्युत द्विध्रुव, इसे नाम देते हैं ए, ये पॉइंट बी, यहां माइनस क्यू आवेश, यहां पर प्लस क्यू आवेश, यानी कि समान परिमाण के होते हैं, चिन्ह में विपरीत होते हैं। इनके अगर बीच की दूरी की बात करें तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। कितनी दूरी है यहां से यहां तक, 2l। इनके बीच की दूरी 2l है। तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब देखिए हमें अक्ष पर तो निकालनी नहीं है, ऐसे होता है अक्ष इसके। ठीक है, अगर ये लेटा हुआ है तो इस प्रकार से इसका अक्ष हो जाएगा, परंतु निरक्ष तो इस प्रकार से होगा। तो हमें निरक्ष पे ही निकालना है। कहां निकालना है, देखिए निरक्ष पर निकालना, निरक्षीय स्थिति पर। तो हमें क्या करना होगा, इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से हम एक ऊर्ध्वाधर एक पॉइंट लेंगे कुछ दूरी पर। ठीक है, उस पर इस पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम गणना करेंगे। क्लियर, तो चलिए, तो मध्य बिंदु हमारा मान लेते हैं ये है। देखिए ये हमने मध्य बिंदु मान लिया है, इसको हम ओ नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ओ पॉइंट नाम देते हैं। अब इस पर हमें क्या करना है कि आर दूरी पर, यहां से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, तो यहां से हमने आर दूरी पर एक पॉइंट यहां पर हमने ले लिया। ठीक है, एकदम सीधा बनाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो हमने यहां से आर दूरी पर एक पॉइंट लिया है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं भाई पी। क्या नाम देते हैं इसको, पी नाम देते हैं इस पॉइंट को, पी। ठीक है नी, ये पॉइंट पी है और कहां पर है, ये आर दूरी पर है। यहां से आर दूरी पर ये हमने पॉइंट लिया यहां से। ठीक है नी, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि ये आर दूरी पर हमने एक बिंदु लिया है पी, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो चलिए सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम जानते हैं एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले फॉर्मूला में दूरी का सबसे ज्यादा महत्व होता है। तो दूरी आपको यहाँ पर लेनी पड़ेगी। पहले हम देखिए ये सभी
एकदम तो नहीं निकाल सकते इस पर, पहले हम इसके कारण निकालेंगे फिर इसके कारण निकालेंगे। जैसे हमने अच्छी स्थिति पर किया था ऐसे यहां करेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर निकालेंगे, ठीक है, बिंदु पी पर निकालेंगे, फिर माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर निकालेंगे, दोनों को निकाल लेंगे, दोनों को फिर जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको दूरी पता होना चाहिए, तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं, पहले इसको मिला दें इससे। तो हमने यहां पर इन दोनों पॉइंटों को, ये बिंदु बी को भी पी से मिलाया है और बिंदु ए को भी पी से, यानी कि प्लस क्यू आवेश से हम यहां तक की दूरी निकालेंगे पहले, और माइनस क्यू आवेश से यहां तक की दूरी निकालेंगे, फिर इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे, फिर माइनस के कारण निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहां पर निकालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप इसकी थ्योरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप इसकी थ्योरी लिखेंगे। अब देखिए, ये मध्य बिंदु है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो दूरी होगी कितनी होगी। अच्छा, ये कोण कितना होता है? ये कोण है यहाँ पर थीटा। कितना कोण है भाई? थीटा। तो ये भी यहाँ पर कितना होगा? थीटा है, ठीक है। ये जो दूरी है, यहां से अगर हम बात करें, ये मध्य बिंदु है, तो ये एल एल दूरी हो जाएगी। यहां से कितनी दूरी हो जाएगी? ये एल एल दूरी हो जाएगी। क्लियर? मध्य बिंदु है, ये 2l था, तो l और l हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब देखिए, यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर थ्योरी किस प्रकार से लिखेंगे? थ्योरी लिखिए इसकी। देखिए, थ्योरी में आपको थोड़ा बहुत लिखना होता है, क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं लिखोगे तब तक उसका आपको नंबर नहीं मिलेगा। थ्योरी का भी आपको नंबर मिलता है और डायग्राम का भी आपको नंबर मिलता है। जब आप डायग्राम बनाओगे और आप थ्योरी लिखोगे, उन दोनों का नंबर आपका ऐड होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसका नंबर नहीं मिलता है, थ्योरी लिखने का भी नंबर मिलता है। थ्योरी कोई अंत से थोड़ी लिखते हैं, रटनी नहीं पड़ती। जो तुमने यहां पर जो किया है बस वही लिखना पड़ता है थ्योरी के अंदर। तो क्या लिखना है? तो लिखेंगे, चलिए आप कॉपी पेन लेकर के आप थ्योरी लिखेंगे। सबसे पहले कि आप किस प्रकार से लिखेंगे? लिखेंगे कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या लिखेंगे? माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2l है। कितनी है? 2l है, ठीक है नहीं। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से ऊर्ध्वाधर r दूरी पर एक बिंदु P लिया है, एक बिंदु P लिया है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने पर, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने पर। क्लियर? इतनी थ्योरी आपको लिखनी है और कुछ नहीं लिखना है। बताइए, कुछ रटना पड़ा? नहीं, यहीं से लिखा है सब कुछ, ठीक है नहीं। क्या लिखा कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से ऊर्ध्वाधर r दूरी पर एक बिंदु P लिया है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है नहीं। तो यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा, तो यही थ्योरी होती है इसकी। थ्योरी आपने यहां पर लिख ली। अब करना क्या है? अब आपको यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो चलिए, किस प्रकार से निकालेंगे? सबसे पहले आप यहां पर ये देखिए कि हमें दूरी की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? दूरी। तो दूरी किस प्रकार से निकालेंगे? तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज लीजिए, कौन सा भी त्रिभुज ले लीजिए। ये दोनों ही त्रिभुज समकोण है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, दोनों ही समकोण है। ये L है, ये भी L है, ये R है, तो इसके लिए भी ये लंब है, ये लंब का काम करेगा। क्लियर? ये कर्ण है, ये कर्ण है। तो इसका मतलब है कि एक दूरी निकाल लेंगे तो दूसरी दूरी बराबर ही निकल के आएगी। तो चलिए, त्रिभुज आपको दिखाई देता है AOP, त्रिभुज AOP में, ठीक है नहीं। अच्छा, एक बात और लिखना है इसके साथ साथ, आपको क्या लिखना है? जो त्रिभुज AOP है एक समकोण त्रिभुज है। कैसा है? समकोण। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ये। तो ये क्या है? त्रिभुज AOB एक समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज होता है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, ठीक है नहीं, कर्ण ये हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर इसे करेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। लंब क्या है आपका, लंब ये है आर, आधार ये है। कर्ण आपको पता नहीं है, ए और पी है तो इसे एपी ही लिखेंगे, एपी का वर्ग। लंब आपको दिया है आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग। अगर मैं यहां पर एपी निकालू सिंपल तो इस पे से वर्ग हटेगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। तो ये आपका निकल के आया है क्या, माइनस क्यू से बिंदु पी तक की आपकी दूरी निकल के आई, यानी कि ये जो दूरी है आपकी कितनी है, वो जो दूरी निकल के आई है, ये दूरी है आपकी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये दूरी है। जब ये दूरी इतनी निकल के आई है तो बताइए ये दूरी कितनी आएगी, इसमें ही वही वैल्यू है, ये लंब है ये आधार है, इसमें भी एल था यहाँ पे भी आर था, तो वही दूरी निकल के आएगी ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार, ठीक है, तो इसी प्रकार त्रिभुज BOP यानी कि BOP में भी, ठीक है, कर सकते हैं। क्लियर, त्रिभुज ए जो BOP दिया है उसमें भी हम इसी प्रकार करके कर सकते हैं, पूरा ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक, कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो BP जो होगा वो कितना हो जाएगा, फिर BP जो हो जाएगा वो भी रूट के अंदर इतना ही होगा, आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, ठीक है, तो वो भी इतना ही होगा। तो इसका मतलब ये कि दोनों ही बराबर है, यानी कि जो AP जो है ना वो BP के बराबर है, दोनों ही बराबर हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। जब दूरियां निकल आई हैं तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके हम यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसको यहां से नोट कर लीजिए, फिर यहां से इसको हटा देते हैं, उसके बाद आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं, यहाँ पर हम आगे देखिए। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके डायरेक्शन की, यानी वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन की बात कर लेते हैं कि प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी। प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो होती है उससे दूर की ओर, ठीक है नहीं, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है दूर की ओर। तो इसका मतलब ये कि इसके लिए तो भैया इस प्रकार से हो जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, और इसे हम परिमाण में ही लेंगे, ठीक है नहीं। तो ये E1 मान लेते हैं, इसका प्लस क्यू आवेश के कारण E1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे माइनस क्यू के लिए, तो माइनस क्यू के लिए होती है उसके पास की ओर, तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा E2, ये हो गया E2, ठीक है। ये परिमाण है इनके वैद्युत क्षेत्र के, ठीक है। डायरेक्शन कैसे है आप देख सकते हैं कि यानी कि इस प्रकार से है, दूर की ओर है, प्लस से दूर की ओर, और माइनस के लिए पास की ओर है। तो यहाँ पर हमने E1 लिया और यहाँ पर E2 लिया है, क्लियर, इतना यहाँ पर क्लियर है। अब करना क्या है कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे, दूरियां तो हमको पता ही है, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r², तो इसी से कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे प्लस क्यू आवेश, तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है नी, की तीव्रता। तो इसकी तीव्रता हम निकालेंगे यहाँ पर, तो इसकी तीव्रता निकाल रहे हैं प्लस क्यू कारण, तो E1 है, तो यानी कि E1 बराबर हो जाएगा आपका क्या, 1/4πε0 Q/, और यहां पर हम लेंगे दूरी क्या है इसकी, ये दी है फॉर्मूला में r², है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा आपका रूट के अंदर हो जाएगा r² प्लस का l², इसका वर्ग हो जाएगा। एक बात आपको ध्यान रखना है,
अगर रूल लगा हुआ हो और उसके ऊपर पूरे पर अगर वर्ग हो तो वर्ग से रूल हट जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ E1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन यहाँ केवल रह जाएगा R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। क्लियर? इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसे हम निकालेंगे माइनस क्यू के निकालेंगे। अब माइनस क्यू आवेश के लिए, ठीक है नहीं, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है नहीं। तो इसके कारण निकालेंगे बिंदु माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, तो ये निकल के आएगी E2। क्या है इसकी? देखिए E2 ये है ना, तो E2 बराबर फॉर्मूला वही लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q वटे में। अब यहां पर भी ऐसे होगा, दूर तो वही है ना, स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब यही रहेगा R का वर्ग प्लस L का वर्ग, ठीक है, इस प्रकार से। तो E1 E2 हमने निकाली है यहाँ पर। अब देखिए दोनों की अगर हम देखें परिणामी तीव्रता जो है दोनों की वो समान है। अगर हम देखें कि जो E1 और E2 जो है इनका परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो है वो समान है, E1 का मान और E2 का मान दोनों का समान है, ठीक है नहीं। E1 और E2 के जो वैल्यू हैं वो सभी के सभी कैसे हैं? समान है। इनका अगर हम परिमाण देखें तो देखिए E1, अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर, क्या कह सकते हैं, अतः जो E1 का जो परिमाण है वो आपका बराबर है E2 के परिमाण के बराबर है, ठीक है नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये वाली वैल्यू देखिए, ये वाली वैल्यू देखिए, दोनों बराबर है ना। तो परिमाण में देखिए यहाँ मोड इसलिए लगाते हैं, माइनस अगर होगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है नहीं, यानी कि प्लस वैल्यू रहेगी मान के लिए, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो ये है इनका परिमाण कैसा है? बराबर है। जब परिमाण बराबर है तो अब देखिए बात ये आती है कि अब इनका निकालना है नेट विद्युत क्षेत्र, यानी कि इन दोनों आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? हमें तो जोड़ना था, परंतु डायरेक्शन देखिए ना, तो ये विपरीत है, एक डायरेक्शन इस प्रकार से है, एक डायरेक्शन ऐसे है, तो ये विपरीत भी नहीं है, ठीक है नहीं। और दूसरी बात, ये एक डायरेक्शन में भी नहीं है, ठीक है नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? ऐसी कंडीशन में हम करते हैं घटक, क्या करते हैं? घटक करते हैं। तो यहीं पर देखिए अब डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा। घटक किस प्रकार से करेंगे? घटक इस प्रकार से करते हैं कि आप ये देखिए ये विद्युत क्षेत्र और ये E2 विद्युत क्षेत्र, आप इसके वैद्युत क्षेत्र के लंबवत और क्षैतिज घटक कीजिए। लंबवत और क्षैतिज घटक, लंबवत कैसे होते हैं? क्षैतिज का मतलब होता है पृथ्वी के ऐसे, ठीक है नहीं, क्षैतिज तल पर, और लंबवत इस प्रकार से, ठीक है नहीं। तो अगर हम देखेंगे तो ये है आपका क्षैतिज ऐसे करके और लंबवत होगा ऐसे करके। तो अगर हम इसके घटक करेंगे तो देखिए ये हो गया भैया इसका ए ऐसे, तो ये हो गया इसका क्षैतिज घटक। वैद्युत क्षेत्र का एक क्षैतिज घटक हो गया ये वाला, ठीक है नहीं, इस प्रकार से इसको ई मान लेते हैं, ठीक है नहीं, ई मान लिया इसको हमने, ठीक है। और ये यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितना कोण बन रहा है? क्षैतिज घटक का मतलब क्या है? ये वाला। और जहां देखें तो इस गणितीय कैलकुलेशन से देखेंगे तो यहाँ कोण थीटा हो जाएगा, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे जेड बन रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये भी थीटा होगा भाई, कितना होगा? ये भी थीटा होगा, क्लियर। और ये हो गया, हो जाएगा ये वाला, इस प्रकार से हो गया ये लंबवत घटक, क्लियर। ये हो गया इसका लंबवत घटक, तो इसे मान लीजिए इस प्रकार से। तो इसका लंबवत घटक ये हो गया, तो इसे हम और ये वाला, ठीक है, ये लंबवत घटक हो गया। अब देखिए करते क्या है, अब इनका क्या करना है कि अगर मैं इसका E1 का ये वेक्टर है और इस वेक्टर का कोण की तरफ घटक देखने, क्षेत्रीय घटक देखने, E1 का क्षेत्रीय घटक, तो ये आएगा यहां पर क्या? E1 cos थीटा आएगा यहां पर। ऐसे ही E2 का देखेंगे तो ये आएगा E2 cos थीटा। ये वेक्टर वाले चैप्टर में है 11th में। यहां पर हम जब किसी मतलब वेक्टर का घटक करते हैं लंबवत और क्षैतिज, तो उसमें इस प्रकार से लिया जाता है, यानी अगर कोण की तरफ जाते हैं तो वहां पर cos थीटा आता है और कोण के विपरीत जाते हैं तो sin थीटा आता है। तो यहां पर देखिए कोण की तरफ आ रहे हैं इसलिए cos थीटा आया है, यहां पर भी हम कोण की तरफ आ रहे हैं इसलिए क्या आ रहा है? cos थीटा आ रहा है। और इसके विपरीत जाएंगे, अगर हम ऐसे विपरीत जा रहे हैं तो आएगा यहां पर क्या? E1 sin थीटा। क्या आएगा? E1 sin थीटा। तो यहां पर भी क्या होगा? ये वाला भी तुम्हारा E1 sin थीटा ही होगा, E2 sin थीटा, सॉरी E2 sin थीटा हो जाएगा, क्लियर। ये तुम्हारा कौन सा होगा? E2 sin थीटा होगा। देखिए
यहाँ पर ही आप इसे एडजस्ट कर लेंगे, वहां पर बनाएंगे तो ठीक। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। अब देखिए जब परिणामी यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया आपके क्षैतिज घटक और ये हो गया आपके लंबवत घटक। तो एक की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, एक की डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो यहाँ E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा विपरीत है नहीं है? यहाँ पर देखिए ये ऊपर है, ये नीचे है, तो विपरीत होते हैं। तो हमने पहले ही बताया था कि एक माइनस में आता है, यानी कि इनको घटा करके ही इनका परिणामी निकाला जाता है, जो बड़ा होता है उसमें से घटा देते हैं। तो यहाँ पर तो अगर आप देखेंगे दोनों वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता बराबर है। ये देखिए दोनों ही बराबर हैं। जब दोनों ही बराबर, अगर E1 का मान यहाँ पे भी रखोगे, E2 का मान यहाँ पे भी रखोगे, तो समान मान है, समान मान रखोगे, तो जब इनका अंतर करोगे तो 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये वाले तो घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। बचे कौन से घटक? क्षैतिज घटक। तो ये वाले क्षैतिज घटक जो हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। तो आपको लिखना क्या होगा, इसमें थोड़ा सा लिखना है। तो चलिए आपको लिखना क्या है, मैं यहीं पर लिख देता हूं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे यहां पर। तो क्या लिखना है? वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ठीक है नहीं, परिणामी तीव्रता हेतु क्या करते हैं? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र के घटक लेने पर, ठीक है नहीं, घटक लेने पर, ठीक है नहीं, जिसमें लंबवत घटक कौन कौन से हैं आपके? E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त करते हैं, एक दूसरे को निरस्त करते हैं, ठीक है नहीं, निरस्त करते हैं, परंतु क्षैतिज घटक आपस में जुड़ते हैं। क्षैतिज घटक E1 cos थीटा, E2 cos थीटा आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है नहीं। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा नीचे लिखना है लाइन से, ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद आपको इसी के नीचे इसको एडजस्ट कर देना है। और यहां पर डायग्राम अब ये आपका पूरा बन गया है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं पूरा कंप्लीट डायग्राम, ठीक है नहीं। एक बार में भी बना लें, ठीक है नहीं, क्योंकि आप समझ चुके हैं, इसलिए मैंने एक बार में इस डायग्राम को नहीं बनाया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे और इसको नीचे ही इसके एडजस्ट कर देंगे। चलिए अब आपको करना क्या है, अब आपको थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन करना है, क्योंकि आपको पता है कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा जो है वो एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, तो इनको तो लेंगे नहीं, हम क्षैतिज घटक वाले लेंगे। तो ये वाले क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ जाएंगे। तो परिणामी तीव्रता हेतु मैंने यहां पर लिखा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हेतु वैद्युत क्षेत्र के घटक लेने पर, जिसमें लंबवत घटक E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, नष्ट करते हैं, परंतु क्षैतिज घटक E1 cos थीटा E2 साइन थीटा आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब इनके कारण तो कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, इसी कारण होगा, तो इसी को लेंगे हम, ठीक है। चलिए इतना नोट कीजिए और मैं यहां से इसको हटा दूंगा और ये अच्छा चलिए मैं इनकी वैल्यू, देखिए ये दोनों समान है ना, तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। तो ये दोनों ही समान है, यानी E1 का परिमाण अगर देखें और E2 का जो परिमाण देखें
तो वो बराबर किसके हैं? वो बराबर है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, इसके बराबर है। क्लियर? इस प्रकार से तो आप इसी को लिखेंगे क्योंकि अभी दोनों ही सेम है। चलिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर क्षैतिज घटक ही लेंगे यहाँ पर, तो परिणामी तीव्रता हेतु तो आप यहाँ पर लिखेंगे आप परिणामी तीव्रता, खाली इतना लिख देंगे परिणामी तीव्रता। तो E बराबर जो हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों ही बराबर हैं। आप देख सकते हैं दोनों ही क्या हैं? बराबर हैं। थोड़ा सा तो यहां पर हो जाएगा आपका क्या, यहां मान रख देंगे, ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और यहां पर है आपका cos थीटा प्लस, इसी प्रकार से इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस की एल स्क्वायर cos थीटा। अब देखिए वैसे तो इसमें सारा ही कॉमन मिल रहा है, परंतु आप करेंगे क्या, यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन ले लेंगे ताकि आपको कैलकुलेशन आसान लगने लगे। तो क्यू को कॉमन ले लीजिए और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लीजिए, और बट्टे में क्या है आपका, यहीं पर बट्टे में है आपका आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, इसको भी कॉमन यहाँ पर लीजिए। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा cos थीटा प्लस cos थीटा, ये तो बचेगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये होगा देखिए Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है तुम्हारा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और ये हो गया आपका 2 cos थीटा। ठीक है, अब cos थीटा का वैल्यू निकालना है, कहां से निकालेंगे, यहीं से निकाल लीजिए। कोई भी एक त्रिभुज यहां से ले लीजिए और वहां से हम निकाल लेंगे। अब त्रिभुज 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 कौन सा लेते हैं यहाँ पर हम, AOP में cos थीटा निकालेंगे। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है लंब आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना दिया है, आधार दिया है आपका L, कर्ण कितना है भैया, रूट के अंदर है, तो आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर ये होता है। इस वैल्यू को उठा करके आप यहां पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q वट्टे में यहाँ पर क्या है तुम्हारा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और यहाँ गुड़े में क्योंकि देखिए 2 दिया है तो 2 को हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, और L दिया है तो L यहाँ आएगा, वट्टे में इसका हम करेंगे गुणा नीचे आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। क्लियर? अगर कहीं पर आपका ऐसे दिया हो रूट के अंदर x, तो इसको हम ले सकते हैं x की पावर 1/2, ठीक है नहीं, 1/2 लिख सकते हैं। तो ऐसे हम इसको भी लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2QL, और वट्टे में देखिए ये कितना है तुम्हारा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और यहां पर जो हो जाएगा एक मान लेंगे ऊपर खाली क्योंकि एल है यहाँ पर गुणा में आ गया, तो एक रह गया ऊपर, तो नीचे हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का, यहां पर हो जाएगा 1/2 की घात हो गई। जब इसको जोड़ेंगे, इसको देखिए जब बेस सेम होते हैं, बेस सेम होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है नहीं, तो देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस पे घात 1/2, इस पे घात 1, तो 1/2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, तो 3/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हो जाएगा यहां पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL वट्टे में नीचे हो जाएगा आपका ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये 3/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस सेम है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब देखिए अब यहां पर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है 2QL, ये क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो आप लिख देंगे यहां जो P जो होता है वो होता है 2QL। तो इस वैल्यू को उठा के जब यहां रखोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहां पर E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर P वट्टे में नीचे हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का 3/2। बस थोड़ा सा और रह गया है। बस करना क्या है आपको, करना ये है, चलिए कहाँ करते हैं, थोड़ा सा इसको यहां से रब कर देते हैं, उसके बाद यहां पर ही कर देते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो वहां से अगर इसे लेके आएंगे तो एक काम करिए, जो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो एल जो है जैसा हमने वहां माना था, तो एल वैसे भी बहुत छोटी दूरी है, क्योंकि ये 2L था, इसको तोड़ दिया तो और छोटा हो गया, ठीक है नी। अल्प दूरी होता है एक वैद्युत द्विध्रुव की, तो ये आर से तो बहुत छोटा होगा, तो इसलिए हम यहां मान लेंगे यदि यदि आर जो है भाई बहुत बड़ा है, ठीक है नी, एल से, तब एल हो जाएगा 0। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0, और यहां पर ऊपर क्या है P वट्टे में, ये हो जाएगा तुम्हारा देखिए R स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/2, क्योंकि ये तो हो गया भाई 0, तो ये 3/2 है। अब 2 से तो ये 2 कट जाएगा, तो 3 रह जाएगा इसके ऊपर, तो E बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0, और P वट्टे में हो जाएगा नीचे R क्यू, ठीक है ना, इसे हटा देंगे यहां से, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका यहां पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति पर, ठीक है नी। P क्या होता है यहाँ पर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, R दूरी होती है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निरक्षीय स्थिति पर किस प्रकार से निकालते हैं, वो सारा कुछ मैंने यहाँ पर करवा दिया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है, जटिल होता है थोड़ा सा यहाँ पर, तो बस इसी को समझना है, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है, और वेक्टर की फॉर्म को किस प्रकार से घटकों में तोड़ा जाता है वो 11th क्लास में सिखाया जाता है, ठीक है नी। परंतु आपको बस इतना याद रखना है, कोण की तरफ जाएंगे तो कोस थीटा, और कोण के विपरीत जाएंगे तो साइन थीटा आएगा, ठीक है। तो कोण की तरफ जाते हैं, देखिए यहाँ पर थीटा है, तो थीटा की तरफ आते हैं, तो इसलिए कोस थीटा आया E1 कोस थीटा, और इसके विपरीत जाएंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, बस। और ये एक दूसरे के विपरीत है, और समान परिणाम है विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र जो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र समान है, इसलिए ये क्या जाएंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, परंतु ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, इसलिए ये आपस में जुड़ गए हैं, क्लियर। तो इस प्रकार से ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, तक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।